हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा था। और यदि आपने उस वीडियो को न देखा हो तो अवश्य देख लें। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम इसके टाइटल पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल। तो पहले इसको समझ लेते हैं। वर्तमान पूर्ण काल यानी इस काल के द्वारा ऐसे कार्य का बोध होता है जो अभी अभी पूरा हुआ हो या कुछ समय पहले पूरा हुआ हो, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हो। ओके, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, तो आइए हम इसके ट्रांसलेशन के नियम को पढ़ते हैं। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगें या आपको अनुवाद करना हो, तो सबसे पहले आप उस वाक्य को पहचानें कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो इस वाक्य को पहचानने के लिए आप पाएंगे कि जो हिंदी वाक्य होगा, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है या ये हैं। यानी इससे ये बोध होगा कि कोई कार्य वर्तमान में पूर्ण हुआ है। ओके, तो जब आप वाक्य पहचान कर ले जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तब आप उसी के नियमों को उसमें अप्लाई कर दें और आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ओके, या कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में लिया है आया है, चुका हूँ आया हुआ है। इससे क्लियर हो गया कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी वाक्य से अंग्रेजी वाक्य में मुझे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारा सेंटेंस होता है उसका कंस्ट्रक्शन होता है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो आपका वर्ब होता है ये दो भागों में आ जाता है। एक तो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाता है MB यानी मेन वर्ब। तो जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, उन सभी में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल को ही हम MB थर्ड कहते हैं। ओके, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाती है, वह हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाती है हैज़ एक वचन सब्जेक्ट के साथ। यानी जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तब आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में आप पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे यानी MB थर्ड लगा देंगे, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगा देंगे। तो आइए इस वाक्य का हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप सब्जेक्ट लिखिएगा। तो सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे तो मैंने की अंग्रेजी होगी आई, और आई वैसे होता है ये सिंगुलर में ही है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वह प्लूरल में आती है। ओके, तो आई हैव, और इसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल करना की अंग्रेजी डू होता है, मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया, डू डिड डन यानी डन कर दिया, माई होमवर्क, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप बड़ी आसानी से उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना लेंगे। ओके, अब मान लीजिए अगर यही वाक्य आपका नेगेटिव में हो, यानी मैंने अपना गृह कार्य नहीं कर लिया है या कर चुका हूँ, तब आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तब आपको क्या करना होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद में नॉट लगा दीजिए। यानी हैज हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे। ओके, बस आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, यानी हैज नॉट और हैव नॉट अगर आप ये प्रयोग कर देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें, इसी का मैंने निगेटिव बनाया है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। ओके, और यदि इसी वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, ओके, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले आप ये देखेंगे कि क्या हिंदी का जो वाक्य है वह यस या नो का क्वेश्चन है
अथवा क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन हम किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सके उसको हम यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं, और जिसका उत्तर हम प्रश्नवाचक शब्दों के अनुसार देते हैं उसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊँ यस या नो में तो बनेगा क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। ओके, क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, या मैं आपसे पूछूं क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो आप उत्तर दोगे यस या नो में। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो आप क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप कर्ता से पहले सहायक क्रिया लगा देंगे वचन के अनुसार। तो देखिए मैंने यहाँ लगाया है, मैंने इसकी हिंदी बनाई है क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो क्या पहले लगा है, तो सब्जेक्ट से पहले आप हैव कर दीजिए और बाकी जो शब्द हैं उनका सीक्वेंस वही रहेगा। तो हैव आई डन माई होमवर्क, और बाद में आप इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, यानी जो इंट्रोगेशन का मार्क होता है आप वहाँ पर लगा देंगे और आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड विशेष करके वाक्य के बीच में आता है। जैसे आप देखें, आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, यहाँ पर आप देखिए ये इंट्रोगेटिव है और साथ साथ में नहीं भी लगा है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ओके, प्रश्नवाचक नकारात्मक। आइए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना हो तो आप इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ पर आपसे कारण पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर कारण में देंगे। इसी तरह के प्रश्नों को हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तब आप क्या करेंगे ट्रांसलेशन, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी आप लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने वाई लिखा है। इसके बाद आप देखिए कि इसमें जो प्रयुक्त सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पर यू प्लूरल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन वर्ड के पहले प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगा दिया है। तो वाई हैव यू, और जब निगेटिव हो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाइए और वर्ब से पहले लगाइए, तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, और अंत में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ओके, तो ये तो रहा बहुत साधारण नियम जिसमें हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, और जो MB थर्ड होगी जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसका प्रयोग करेंगे, और आप वाक्य का ट्रांसलेशन बना ले जाएंगे। तो बच्चों, कुछ मैंने खास सेंटेंसेस लिखे हैं जिस पर आपको विशेष करके फोकस देना होता है। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो आप देखिए, मैंने तो अपना गृह कार्य पहले ही कर लिया है। देखिए इसमें पहले ही शब्द आया है, तो पहले ही ये आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब को जनरली हम वर्ब के पहले या वर्ब के बाद में लिखते हैं। ओके, अगर ऑलरेडी आपको प्रयोग करना हो, यानी जो कि पहले की अंग्रेजी होती है, पहले की अंग्रेजी आप ऑलरेडी लिखेंगे, और अगर आपको इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो आप लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी डन, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, माई होम वर्क, और इस तरह आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए अगर वाक्य में पहले ही आया हो तो आप ऑलरेडी का प्रयोग कर दें, और इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी पत्र प्राप्त किया है। अभी अभी अगर आपके हिंदी वाक्य में आया हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अंग्रेजी आप जस्ट लिखेंगे, और यह भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। ओके, एडवर्ब है, इसको भी हम ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया यू कैन से हैज या हैव के बाद लिखेंगे और मुख्य क्रिया से पहले लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव जस्ट रिसीव्ड, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। ओके, बस आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। आइए हम लास्ट सेंटेंस लेते हैं, उसने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। आपके हिंदी वाक्य में ट्रांसलेशन के लिए ऐसे भी आ सकता है,
तब आप क्या करेंगे, उसने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, ये भी टाइम ऑफ एडवर्ब है, और इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे सो फार, और इसका प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे, यानी सबसे बाद में लिखेंगे। तो जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा बच्चों, आई हैव नॉट सीन द ताज महल सो फार। ओके, तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ही सरल नियम है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑलरेडी या जस्ट या सो फार, इनको वाक्य में हमें कहाँ प्रयोग करना है। तो ऑलरेडी और जस्ट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे और सो फार को हम वाक्य के लास्ट में यूज करते हैं। ओके बच्चों, कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस हैं, इनको आप देखिए। मैं 10 साल से इस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि ये किस टेंस का वाक्य है तो निस्संदेह आप कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद फिर और सीरियसली आप देखेंगे तो इसमें आप समय पा जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और नो डाउट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ओके, और इसमें जो वर्ब प्रयोग की गई है, कार्य कर रहा हूँ, देखिए कार्य कर रहा हूँ, ये एक डायनामिक वर्ब है। और डायनामिक वर्ब हम किसे कहते हैं, जिसमें कार्य की शुरुआत हो लेकिन सदैव न चले, इंटरवल हो जाए, यानी उसकी बिगिनिंग हो, डेवलपमेंट हो और फिर एंड हो। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो वो जो है डायनामिक वर्ब से बनेगा। ओके, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स वह होती हैं जो फिक्स्ड एक्शन को शो करती हैं, यानी उनके कार्य का अंत नहीं होता है। ओके, तो उनको हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। अगर आपको डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स की डीप नॉलेज लेना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये इस डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स के नाम से, जो के शीर्षक से या यू कैन से या टाइटल से वीडियो अपलोड है, आप सर्च कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें डायनामिक वर्ब यूज की गई है और वह सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप उसको दोनों तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी इसको आप यूँ भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं कि आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 10 years, और इसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बना सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, यानी दोनों तरह से आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, लेकिन आप दूसरा सेंटेंस देखिए, हम एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं। तो जानना की अंग्रेजी होती है नो, KNOW। नो बच्चों, ये आपका एक स्टेटिव वर्ब है। ओके, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब गतिशील नहीं होती हैं, ठीक है, इनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज नहीं की जाती हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में, इसलिए इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, तो जब वाक्य स्टेटिव वर्ब का हो, ओके, और आपको उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो, तो आप उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, केवल आप उसे परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे। चाहे आपका सेंटेंस इस तरह हो, हम एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं या जान रहे हैं। ओके, अगर इस तरह का भी सेंटेंस है तब भी आप इसको केवल और केवल परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, बी हैव known to each other for 10 years। ओके, बस आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। यहाँ पर इसको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इस पॉइंट को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि यदि वाक्य में डायनामिक वर्ब यूज की गई है और उसमें समय दिया हुआ है तो हम उसको परफेक्ट टेंस में
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में हम उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, किंतु यदि वाक्य में स्टेटिव वर्ब यूज की गई है तब हम उसका केवल और केवल परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।